A very good morning, class. Hope you all are keeping well and safe. So, welcome to the next class of your chapter number 9, that is if. Today we're going to complete this chapter. Only two stanzas are left, no? Third and the fourth one. Okay. Now, first 4 lines we're going to discuss of stanza 3. If you can make one heap of all your winnings and risk it on 1 ton of pitch and toss, and lose and start again at your beginnings, and never breathe a word about you loss. Now, here the poet says that we should be able to accumulate all we have and take a risk in 1 ton of the game of pitch and toss. Here the poet describes that यहाँ पे जो पोएम है वो ये पोएट है जो वो ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले हमारे पास हमारे अंदर जो भी सारी क्वालिटीज़ हैं, हमारे अंदर जो भी सब चीज़ें हैं, हमें उसको हमें से क्या करना चाहिए। एक जैसे हीप मतलब होता है किसी भी चीज़ का आपको एक इकट्ठा करना या गट्ठा बनाना, है ना। तो उसे हम क्या करना, हमें उस चीज़ को हीप बनाना, हीप की तरह कर मतलब उसे इकट्ठा कर लेना है या अपनी सारी चीज़ों को क्या करना है, एक्यूमुलेट करना है। एक्यूमुलेट करने के बाद हम अपने लाइफ में एक जैसे हम गेम खेलते हैं, जैसे टिट फॉर टैट खेलते हैं, हम टॉस खेलते हैं। जैसे अब नॉर्मल अगर हम सिक्का उछालते हैं ना तो हेड एंड टेल वाला हम गेम खेलते हैं टॉस। तो ऐसे ही हमें अपने लाइफ में क्या करना है, हमें अपने लाइफ में एक रिस्क लेना है। जैसे पिच एंड टॉस वाले गेम के मतलब टॉस वाला गेम जो हम खेलते हैं पिच एंड टॉस, उस गेम के जैसे हमें लाइफ में क्या करना है, एक बार में हमें ऐसा दाव खेलना है। वी मे लूज द गेम एंड ऑल आर possessions, but we have to stay calm without uttering a word about that loss and rebuild it from the beginning. और कभी ऐसा होता है कि जो हम गेम खेल रहे हैं, हम जो पिच एंड टॉस गेम खेला हमने या हमने कुछ भी अपनी उस गेम में जब ऐसे या तो एक बार में जीतोगे आप या एक बार में हारोगे। सपोज इन कंडीशन में अगर हम ये गेम हार जाते हैं तो हारने के बाद हमें क्या करना है, हारने के बाद तो इंसान से पागल जैसे हो जाता है कि नहीं ये सब कुछ गवा दिया मैंने। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम गैम्बलिंग ही करते हैं तो गैम्बलर लोगों का क्या होता है, एक बार में सारा दाव लगा देते हैं। वो या तो जीतेंगे या तो हारेंगे तो उनका सारा पैसा गया। तो सेम कंडीशन ये है कि जब हम सारी चीज़ें हमने कुछ भी हम हमने जो भी अपना पोसेशन थे, हमारे जो भी चीज़ें थी वो हमने उस गेम में हार गए, तो हम हारने के बाद हमें क्या करना है, बहुत ही काम रहना है, बहुत ही शांत रहना है, बिना कोई वर्ड को अटर करे, बिना किसी वर्ड के बिना किसी कोई बहस करे हुए। और हमें उस जो हमने खोया है हमें उससे क्या करना है, फिर से बनाना है जैसे हमारे पास कुछ नहीं था। मतलब बिगिनिंग में जैसे हमारे पास कुछ चीज़ें नहीं थी खोने से पहले ना, जैसे वैसे ही हमें उसे फिर से क्या करना है, फिर से उसी स्थिति पर लाना है जो हमने खोया है। Here the poet talks about the capability of taking big risk to achieve much greater success and keeping quiet even if we lose the bet. This is yet another aspect of our mental toughness that we need to possess. अब कभी यहाँ पे जो पोएम है वो पोएट हैं वो कहने चाह रहे हैं कि कभी कभी हमारे अंदर क्या होती है, इतनी क्षमताएं होती हैं, इतनी कैपेबिलिटी होती है कि हम बहुत बड़े बड़े रिस्क ले सकते हैं लाइफ में। पर जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, अगर देखें एक बहुत अच्छा एग्जांपल की बात करते हैं। अगर कोई इंसान है वो एक आपको फ्रूट सेलर है, मतलब अगर वो सब्जी फल बेचता है तो वो एक ठेले में फल लेता है। अगर वो चाहे तो वो अपने ठेले को रिस्क लेकर वो अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। मतलब वो ऐसे एक छोटी सी शॉप लेकर वो पूरी फ्रूट की शॉप डाल सकता है। तो उसमें उससे क्या है, उसे ये थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा अपने बिजनेस में। तो सेम कंडीशन ऐसी होती है, हम अपने लाइफ में जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, हम हमारे अंदर बहुत बड़ी बड़ी कैपेबिलिटीज़ होती है कि हम बड़े बड़े रिस्क ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने शेयर मार्केट में देखा हुआ तो लोग जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो इतने बड़े बड़े रिस्क लेके इन्वेस्ट करते हैं, है ना, कि अगर शेयर ऊपर जाता है तो प्रॉफिट और अगर नीचे जाता है तो पूरा लॉस। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत कैपेबिलिटी होती है बड़े बड़े रिस्क लेने के लिए। क्योंकि अगर जब तक कोई रिस्क नहीं लेंगे लाइफ में तो हम कुछ भी
बड़ा अचीव नहीं करेंगे। इसलिए पोएट ने कहा है आपको कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा बनने के लिए अपने लाइफ में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। पर उस रिस्क को लेने के बाद आपको क्या बिल्कुल चुप रहना है। इवन इफ वी लॉस द बैट, अगर हम वो शर्त हारते हैं या हम वो चीज़ हारते हैं, उसके बाद भी आपको क्या कहना है, बिल्कुल शांत रहना है। एंड येट अनदर एस्पेक्ट ऑफ अ मेंटल टफनेस दैट वी नीड टू प्रोसेस। और यहाँ पर जब भी आप हारते हैं, हारने और जीतने की बात होती है, तो आपका मेंटल जो टफनेस है, मतलब आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है, मेंटल आपकी कैपेबिलिटी है, उसको वो क्या होना चाहिए, वो बिल्कुल स्थिर होनी चाहिए। मतलब अगर आप हारते भी हैं तो आपकी मेंटल स्थिति क्या हो, बिल्कुल काम हो। आप बिल्कुल, आपकी मेंटल पोजीशन गड़बड़ानी नहीं चाहिए। नाउ if you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. सिन्यू मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग मसल। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो मसल आर्म्स होते हैं, सिन्यू का मतलब होता है आपका अ स्ट्रॉन्ग मसल। तो ये जो 4 लाइन है, इन द 4 लाइन्स जो पोएट है वो कंटिन्यू करते हैं सेम। यहाँ पे जो पोएट है वो ऊपर की जो लाइन है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि जो हमारा मेंटल स्ट्रेंथ होता है और जो हमारा पावर ऑफ विल है, मतलब हमारी आत्मशक्ति है, आत्मशक्ति है, वो क्या होना चाहिए, इसी चारों लाइन को, मतलब हमारी मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में, और जो हमारा आत्मशक्ति हमारी पावर है अंदर की, उसी को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं इस लाइन में। और वो कहते हैं कि वी हैव टू फोर्स आवर बॉडी, मतलब हमें हमारी बॉडी जैसे हमारा हार्ट हो गया, आपका हार्ट हो गया, आपकी नर्व हो गई, आपकी सिन्यू हो गए, उन्हें क्या करना है, जैसे उन्होंने बोला ना, इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट, हमें उन्हें क्या करना है, फोर्स करना है अपने दिमाग को, अपनी नसों को, और जो हमारी स्ट्रॉन्ग मसल है उनको क्या करना है, उनको आपको फोर्स करना है। क्यों फोर्स करना है, टू सर्व अस इवन आफ्टर वी हैव लॉस्ट द स्ट्रेंथ ड्यू टू ओल्ड एज और इलनेस। क्यों आपको अपने हार्ट को, नर्व को और अपनी स्ट्रॉन्ग मसल्स को फोर्स करना है। क्यों फोर्स करना है, कि तुमको हमें पालना है, तुम्हें हमें सर्व करना है। कब तक, आखिरी स्टेज तक, मतलब आखिरी बिल्कुल एज तक का, जब हमारी बिल्कुल ओल्ड एज होती है और जब हम बहुत बीमार पड़ते हैं, तब तक में हमारे हार्ट को, हमारी नर्व और जो हमारी स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं उनको आपको फोर्स करना है कि तुम्हें हमारा साथ देना है। और साथ कब तक देना है, एक वो कंडीशन, एक वो ओल्ड एज तक का, जब मैं क्या हूँ, जब मैं बहुत बीमार हूँ। दस वी शुड कीप ऑन वर्किंग driven by the power of will which would ask them to hold on compelling to their job। और जो हमें क्या करना है, हमें होल्ड ऑन करना है, हमें क्या करना है, हमें तब तक वर्क करना है, तब तक हमारा जो विल पावर है उसको हमें क्या करना है, दस वी शुड कीप ऑन वर्किंग, हमें वर्क करते जाना है, अपना जो काम है हमारा, हमें वो काम करते जाना है। और हमारे जो हार्ट, हमारी नर्व और जो हमारी सिन्यू है, उसको क्या करना है, उसे बोलना है होल्ड ऑन, मतलब उसे होल्ड ऑन करके रखो, हर चीज़ों को आप होल्ड ऑन करके रखो, और अपने कामों को हमें क्या कराना, आगे बढ़ाना। क्यों, अगर आपका हार्ट, आपकी नर्व्स और सिन्यू, जो आपके स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं, आपका साथ छोड़ देंगे अगर, तो आपको उस कंडीशन पे आ जाओगे जहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इंसान मरने लगता है, एक डेथ पोजीशन तक आएगी। इसलिए जो पोएट है उसने इसमें कहा है, जो हमारा हार्ट है, हमारी नर्व्स हैं, हमारी जो स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं, उन्हें क्या करना है, उसे आप होल्ड करके रखो। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी पावर ऑफ विल, मतलब हमारी आत्मशक्ति है ना। तो इसलिए उसने बोला है कि आप उनको क्या करो, आप इन तीनों चीज़ों को होल्ड ऑन करके रखो, और हमें हमारा काम क्या कर रहे हो, करने दो। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग ग्रेट फ्रॉम हार्ट, द विल इनसाइड अस वुड द बॉडी फ्रॉम गेटिंग टायर्ड। और अगर हमें कुछ बहुत बड़ा करना है अपनी लाइफ में, तो जो हमारा जो हार्ट है वो क्या करेगा, हमें प्रिजर्व करेगा। जो हमारा विल, हमारी आत्मशक्ति हमारे अंदर, वो हमारी बॉडी को क्या करे, थकने से बचाएगी, है ना। उन्होंने बोला एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन। और ये जो सारी कंडीशंस है, ये इसलिए जो पोएट है उन्होंने कहा है कि जो आप अपने हार्ट को, अपने नर्व्स को और अपने जो स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं उनको फोर्स करो, उन्हें इतना फोर्स करो कि वो आपको सर्व करें, कहाँ, योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन। वहाँ उस एक स्टेज तक आपको सर्व करें जहाँ आपको क्या हो, जहाँ आप बहुत ओल्ड एज तक, आप बिल्कुल बूढ़े हो गए, वो आपकी बिल्कुल एक इलनेस वाली कंडीशन आती, तब तक वो करके होल्ड ऑन करें। क्योंकि अगर आप
आपका आप क्या करें, एंड सो होल्ड ऑन देयर इज नथिंग इन यू, और तब तक होल्ड ऑन, ये तीनों चीज़ें तब तक होल्ड करके रखो जब तक आपकी बॉडी में क्या हो, कुछ भी ना बचाओ। भला ही आपकी आप बहुत बीमार होगा, लेकिन ये चीज़ें आपकी क्या करें, आपको होल्ड ऑन करें। एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन। और जो हम अगर हम कुछ अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो जो हमारी आत्मशक्ति, हमारा जो विल पावर है, सबसे मेन हमारा साथ कौन देगा, हमारा विल पावर है ना। तो इसलिए उसने कहा एक्सेप्ट विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन। और आपकी आखिरी एज तक, तो इसीलिए एक प्रोवर्ब कहा गया है, एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, व्हेन गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। ओके, then here comes the fourth stanza. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much. Now here we'll be discussing the two lines, means first two lines of the fourth stanza. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch. Now here the poet says that we should stay in touch with people. We should stay in touch with people from every class of the society. We should be able to talk with common mass without losing our virtue or moral values. Again, we should be able to walk with kings without going beyond the reach of the common people. उन्होंने कहा है, इन दो लाइनों के हिसाब से उन्होंने कहा है कि जो पोएट हैं उन्होंने कहा है कि हमें हमेशा सबके साथ हमें हमेशा पीपल, जो हमारे जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनके साथ टच में रहना चाहिए, है ना। फ्रॉम एवरी क्लास ऑफ द सोसाइटी, मतलब अगर कोई इंसान बहुत रिच है तो ठीक है, अगर कोई इंसान बहुत रिच है या कोई बहुत गरीब है, तो आपको दोनों कम्युनिटी वाले लोगों के साथ क्या करना चाहिए, आपको टच में रहना है। मतलब अगर वो पीपल बहुत ही गरीब है तो भी आपको अगर आप बहुत रिच हो तो भी आपको गरीबों के साथ रहना चाहिए, और अगर आप बहुत गरीब हो तो आपको रिच के साथ, दोनों क्लास के साथ रहना चाहिए, है ना। वी शुड बी एबल टू टॉक विद कॉमन मास विदाउट लूजिंग आर वर्च्यू और मॉरल वैल्यूज। और जब भी और यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हमें बात करने का ऐसा तरीका होना चाहिए कि जो हम बिल्कुल हमारे जो मॉरल वैल्यू और वर्च्यूज, अगर हम बहुत अमीर हैं तो ऐसा नहीं कि हम अपने मॉरल और कल्चर, अपने वैल्यूज़ भूल कर गरीबों के साथ बिल्कुल बहुत बुरा, या पुअर पीपल्स के साथ बहुत बुरा बर्ताव करें। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर नॉर्मल जो रिच पीपल्स होते हैं तो अपने जो उनके सर्वेंट वगैरह रहते हैं उनको बिल्कुल एक ऐसे इल तरीके से ट्रीट करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप कोई गरीब से बात कर रहे हैं तो आपको अपने मॉरल और वैल्यूज़ नहीं भूलना चाहिए, है ना। अगेन, वी शुड बी एबल टू वॉक विथ किंग्स विदाउट गोइंग बियॉन्ड द रीच ऑफ द कॉमन पीपल। और अगर आप किसके साथ वॉक कर रहे हो, अगर आप राजा के साथ वॉक कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं कि उसके साथ वॉक कर रहे हो तो आप बाकी के लोगों को भूल जाओ। अगर आप राजा के साथ हो, आप राजा के साथ वॉक कर रहे हो, उसके बहुत ही खास हो, लेकिन आपको और बाकी जो पीपल हैं, नॉर्मल पीपल हैं, उनकी जो पूरी प्रजा, उनके साथ आपको बिल्कुल स्टे इन टच रहना चाहिए, और आपको उन तक पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। द कॉमन टच विच हेल्प अस रियलाइज द रियलिटी एंड फील द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। ऑन द अदर हैंड, द नोबल टच वुड गिव अस द पावर अपॉर्चुनिटी टू रीच हायर गोल्स। और जो कॉमन टच है, सबसे पहले तो जो अगर नॉर्मल कॉमन टच है तो वो हमें रियलाइज़ करेगा हमारी जैसे अगर राजा है कोई, अगर वो राजा नॉर्मल लोगों के साथ टच में रहेगा तो उसको पता चलेगा कि जो सोसाइटी की नीड्स होती है वो क्या है, क्या उनकी ज़रूरतें हैं। ऑन द अदर हैंड, जो नोबल टच है वुड गिव अस द पावर एंड अपॉर्चुनिटी टू रीच हायर गोल्स। और अगर हम अगर हम जो किसी राजा के साथ मतलब टच में है, तो जो हम उसका नोबल टच है, मीन्स उनकी जो रॉयल्टी है वो हमारे साथ हमारे हायर गोल, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो कि हम अपने हायर गोल्स तक पहुंच सकें। If all men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute
With 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you'll be a man, my son. If all men count with you, but none too much. If you can fill the unforgiving, no, yes, na? If neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you, but none टू मच। यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हमें अपने आप को हमको इतना ऐसा हमें अपने आप को वी शुड बिल्ड अवरसेल्व्स, मतलब हमें ऐसा अपने आप को बिल्ड करना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग इनफ बनाना चाहिए आपकी मेंटालिटी, आपको मतलब मेंटली फिजिकली आपको इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जो आपकी कोई भी आपकी एनिमी हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, कोई भी आपको हार्म ना पहुंचा सके, है ना। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके एनिमी हैं, आपको क्या करें, किसी भी तरीके से हार्म ना पहुंचा सके। आप जो हैं सारे मतलब सारे इंसानों से आपको एक ऐसा हेल्दी रिलेशनशिप, हमेशा आपको एक ऐसा हेल्दी रिलेशनशिप सबसे बना के रखना चाहिए कि जो आप किसी को क्या करो, कोई आपको बुरा पहुंचाने के लिए सोच भी ना सके। नाउ विथ 60 सेकेंड्स if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि सबसे पहले तो टाइम के बारे में बात की है ना। जो टाइम होता है वो प्रेशियस है, मतलब इतना अनमोल टाइम को ये एक प्रोवर्ब है, टाइम इज़ प्रेशियस, है ना। टाइम इज क्या है, बहुत ही प्रेशियस है। और यहाँ पे उन्होंने बोला है विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, है ना। और यहाँ पे जो टाइम मिनट है उसको अनफॉरगिविंग कहा गया ना, अनफॉरगिविंग मिनट कहा गया। मतलब अगर आपने समय का उपयोग, जैसे जो इन्होंने बोला है अनफॉरगिविंग मिनट, क्यों बोला है, क्योंकि जो आपका इसे बोला टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, समय किसी के लिए नहीं रुकता, चाहे वो राजा हो चाहे भिखारी हो, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। अच्छे अच्छे बड़े लोगों के लिए समय कभी नहीं रुकता। और जिन्होंने इस समय का उपयोग नहीं किया, मतलब इसको यूटिलाइज नहीं किया, तो उनके लिए बोला गया है ये अनफॉरगिविंग मिनट है। मतलब आपको कभी वो वापस फॉरगिव नहीं किया जाएगा उसके लिए, अगर आपने समय को बर्बाद किया है ना। इसलिए हमें हमारी लाइफ का हर एक मिनट क्या करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। और कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, बहुत ही प्रोडक्टिव वर्क में, मतलब बहुत ही यूजफुल तरीके से हमें हमारा जो टाइम है उसको यूटिलाइज करना चाहिए। नाउ योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, एंड विच इज़ मोर यूल बी अ मैन माई सन। अब यहाँ पे फाइनली जो लास्ट हमारी जो लाइन है, यहाँ पे क्या आ गया, एक अचीवमेंट मिल गया पोएट को। क्यों उनको, मतलब ये सारी चीज़ें पोएम है, उन्होंने सब चीज़ें बताई कि कैसे क्या एक नॉर्मल जो एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग होता है उसके बारे में सब कुछ बताया। यहाँ पे जो अचीवमेंट है वो मिल गया उनको, कि जो सारी कंडीशंस अभी तक मैंने मेंशन करी थी वो सारी कंडीशंस एक अचीवमेंट मिल गया। अब तुम इस अर्थ को क्या कर सकते हो, जीत सकते हो। अभी तुम इस अर्थ को ये अर्थ क्या है तुम्हारी, अब तुम इस अर्थ को जी सकते हो और इसमें क्या कर सकते हो, और इसके बिल्कुल आप बिल्कुल टॉप तक पहुंच सकते हो और इसमें आप इसको रूल कर सकते हो। यहाँ पे आप अर्थ, क्योंकि तुम्हें सारे अचीवमेंट तुमने पा लिए, तो अब इस अर्थ में क्या कर सकते हो, इस अर्थ को तुमने जीत लिया, अब तुम इस अर्थ के राजा हो, तुम यहाँ पे रूल कर सकते हो। क्यों, क्योंकि अब तुम एक बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट ह्यूमन बीइंग हो, है ना। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट किपलिंग। अब जो हमारे राइटर थे जेपी रुडयार्ड किपलिंग, उन्होंने ये पोयम अपने किसके लिए, अपने बेटे को बताने के लिए, उनका जो बेटा है उनको डेडिकेट किया। उन्होंने इसको बताया कि कैसे एक जो परफेक्ट इंसान होता है, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग होता है, उन्होंने उसको बताने के लिए पूरी पोएट उस पर लिखी। उन्होंने कहा कि जो सन है वो अपने बच्चे को बताना चाहते हैं कि जो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग होते हैं वो कैसे होते हैं, है ना। और अगर तुम परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनना चाहते हो तो इस पोयम के थ्रू उन्होंने जो सारी कंडीशंस बताई हैं उसको फॉलो करने के बाद आप बन सकते हो, क्या एक फ्यूचर लीडर बन सकते हो। और उन्होंने इस पोयम के थ्रू बहुत ही लोगों को इंस्पायर किया, उनकी जो बहुत सारे इंसान हैं उनकी जर्नी को सुधारा गया है। तो उन्होंने अपनी इस पोयम के थ्रू अपने बेटे को एक ऐसा संकेत दिया है, ऐसा डेडिकेट किया है कि तुमको अगर परफेक्ट ह्यूमन बीइंग का बनना है तो तुम्हें इन सब चीज़ों की बहुत ध्यान होना चाहिए। और अगर तुम इन सब तरीक़ों से चलते हो तो तुम एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन सकते हो। नाउ हियर योर चैप्टर नंबर दिस पोयम 9 इफ इज कंप्लीटेड, ऑल द question and answers exercise and all the parts I have given you all. And one more thing, this explanation part tomorrow I'll going to send you, because exams में lines के according आपका explanation part आता है, तो that I'll be going to send you all. You are going to write in your fair copy. Thank you.